नमस्कार। आज मैं गुरिल्ला टीम की तरफ से सिनेमा के शिल्प और सरोकार विषय पर कुछ विवेचन विश्लेषण कर रही हूँ। और मेरी आवाज़ अगर आ रही हो तो आप सूचित कर दीजिएगा। सिनेमा आज की उपलब्धि जिस रूप में है उसका एक व्यापक इतिहास है, और इतिहास के मूल में जब हम जाएंगे तो सिनेमा का जो उद्देश्य मिलेगा वह आज भी उतना ही प्रासंगिक है। यहाँ जो हमारा विषय है सिनेमा शिल्प और सरोकार। सिनेमा शिल्प जो आज वर्तमान में है वो एक लंबी यात्रा विविध वैज्ञानिक उपलब्धियों का परिणाम है, और उसके जो सरोकार हैं वो सरोकार वही हैं जो आरंभ में थे। तो एक ये यात्रा के दो विविध पक्ष हुए। शिल्प क्राफ्टिंग में टाइम टू टाइम परिवर्तन आता गया, उसके बहुत सारे कारण हैं, लेकिन जो सरोकार हैं वो वही होने चाहिए जो आरंभ में थे। अगर सरोकार में परिवर्तन आता है तो क्या सिनेमा अपने मूल उद्देश्य को पूरा कर पाएगा जिस उद्देश्य से सिनेमा का अस्तित्व आरंभ हुआ था? क्या वह सही तरीके से वह दे रहा है, और उसे ग्रहण करने वाले सहृदय कैसे उसे आत्मसात करते हैं? यह भी बात है, क्योंकि यात्रा में काल की समय की यात्रा में जो इतिहास का अध्ययन होता है, प्रायः इतिहास टाइम की यात्रा, इस टाइम पे ये हुआ इस टाइम नहीं, आपके अंडरस्टैंडिंग की यात्रा, जो रसानुभूति का स्तर 500 साल पहले के सहृदय में था, क्या आज वह है? और अगर वह नहीं है तो क्या उसे उस स्तर पर बढ़ाने के लिए कुछ करना चाहिए, अथवा जिस स्तर के सहृदय हैं वैसा ही परोसते जाओ? तो ये दो तीन चीज़ें आती हैं, शिल्प और सरोकार। शिल्प हमें समय सापेक्ष नवीनता लाना है, नए अनुसंधान को पूरा महत्व देना है, और सरोकार में हमें मूल उद्देश्य को बनाए रखना है। तो ये दो चीज़ें हैं जो एक दूसरे से एकदम अलग हैं। ठीक है, इसमें जो मैंने टॉपिक लिया या मुझे जो मिला या जो है, इसमें सिनेमा के जो मूल तत्व हैं, अभिनय, मंच की नैतिकता, सहृदय। क्योंकि अगर सहृदय ही न हो तो सहृदयता ही वह तत्व है जिससे एक अभिनेता अभिनय कर सकता है और एक दर्शक उस अभिनय में रस ले सकता है। तो और सिने भाषा मतलब यहाँ जो बोल रहे हैं वो लैंग्वेज नहीं है, बल्कि पूरी शिल्पकारी, पूरी जो कसीदाकारी, शिल्पकारी, उसका बैकग्राउंड, उसमें कितनी काट छाँट हुई, या डायलॉग से लेकर ड्रेस सेंस, ड्रेस कोड, अभिनय के विविध रूपों का संयोजन, सारा सिने भाषा में आ जाएगा। जो प्रस्तुत हो रहा है उस प्रस्तुतिकरण का होल सिने भाषा है। ध्वनि से लेके, अगर बैकग्राउंड म्यूजिक कैसी चल रही है, किसी ने गुस्सा किया तो बिजली कड़क गई, ये सारी चीज़ें सिने भाषा है। क्यों ये भाषा इस तरह से जटिल क्यों होती है सिनेमा की? क्योंकि उसके पीछे ये है कि सिनेमा, जो कि पिछले लेक्चर में आ चुकी ये बात, विविध कलाओं का समुच्चय है। सिनेमा का वर्तमान अस्तित्व बहुत सारी कलाओं को लेकर इस रूप में प्रस्तुत होता है। उसमें नृत्य, रंग और ध्वनि संयोजन से लेके बहुत सारी कसीदाकारी करनी पड़ती है, और बहुत सारे आरंभिक ताने बाने हैं, तब जाके सिनेमा की क्राफ्टिंग, शिल्प बनता है, और उसी समुच्चय को हम सिने भाषा कह देते हैं। अब देखते हैं कि जब ये एकदम फिक्स है चीज़ें, भाषा, ध्वनि, ये वो, तो कैसे सिनेमा में भेद होता जाता है, भेद का आधार। क्योंकि
एक ही टाइम पे अलग अलग, कोई एक्शन मूवी, कोई बी ग्रेड मूवी, कोई एकदम वैसी मूवी, और कुछ ऐसी मूवीज़ जो होती तो बहुत अच्छी हैं लेकिन लोगों को समझ में नहीं आती। तो जो कैटेगरीज होती हैं कि आप किस तरह के दर्शक को कितना परोस रहे हैं और वो कितना आत्मसात कर पाए, ये सारी चीज़ें जब हम बात करते हैं तो आता है सिने भाषा। और भाषा हर कोई पूरी तरह से नहीं समझ सकता है, यह भी एक स्तर है। तो हमें समझने के लिए उसका रिव्यू पढ़ना पड़ता है, उसकी समीक्षा, कि हम अपनी समझ को बढ़ा सकते हैं अथवा नहीं। ये बातों पर हम बात करेंगे, चूँकि हम सबसे पहले शिल्प एंड सरोकार के संदर्भ में अभिनय को देखते हैं। और अभिनय के संदर्भ में अभिनय का उद्देश्य ये होता है कि जो स्क्रिप्ट को जब प्रस्तुतिकरण के अनुकूल, पर्दे पर प्रस्तुतिकरण के अनुकूल, या कह लें कि एक्टिंग के अनुरूप उसे फिर से लिखा जाता है, प्रस्तुत किया जाता है डायलॉग्स को, तो वह जिस उद्देश्य से उसमें बार बार काट छाट हो रही है वह सही तरीके से दर्शक तक पहुंच रहा है कि नहीं, और डायरेक्टर इसमें कितना सक्सेस है। तो ये सारा काम कौन करता है? अभिनय करता है। और अभिनय के लिए अभिनेता होते हैं। तो यहाँ दो है, एक तो किस अभिनय के अनुकूल अभिनेता की ज़रूरत हो, और या फिर अभिनेता आपके 4-5 हाईलाइटेड रूढ़ हैं, उन्हीं को हर अभिनय में देते जाइए आप। ये एक यात्रा, और ये कह लीजिए कि सिनेमा को जब इस रूप में प्रस्तुत किया गया कि वह एक उत्पाद है और उसे हमें अच्छा सा लोगों के मन मस्तिष्क पर हावी हो जाने के लिए चलाना है, तो थोड़ा सा जो सरोकार हैं वो परिवर्तित हो जाते हैं। और वहाँ उद्देश्य तत्व को संप्रेषित करना कम, और स्वयं को इतना ज़्यादा इस रूप में प्रस्तुत करना कि थोड़ी देर के लिए लोग जो है सम्मोहित हो जाएं, ये अधिक हो जाता है। तो सरोकार किस तरह से परिवर्तित होते हैं? इसी सरोकार के परिवर्तन में शिल्पकारी करते समय अभिनय को टूल के रूप में यूज़ किया जाता है। अभिनय जो कि मेन उद्देश्य है कि अभिनेता उस तरह से स्वयं को प्रस्तुत कर दे, जैसे कि वो देखते ही दर्शक उस अभिनेता के मूल चरित्र को भूलकर उस पर जो हीरो का नाम है सिर्फ उसे ही याद रखें, ठीक यहाँ। लेकिन वहाँ ये होता है कि इस हीरो की ये मूवी आ रही है, तो लोग उस चरित्र को नहीं बल्कि एक्टर के अपने नाम को, यहाँ उद्देश्य अभिनय में ये होना चाहिए कि एक्टर जिस चरित्र को प्ले कर रहा है वह चरित्र मुखरित हो। लेकिन होता है कि एक्टर खुद मुखरित होता है। शायद मैं ये एक्सप्लेन कर पा रही हूँ, बहुत सूक्ष्म अंतर है। जैसे 3 इडियट में अगर हम देखें कि वो आमिर खान रेंचो, तो हम रेंचो नहीं आमिर खान को याद रखते हैं, जबकि सफलता वहाँ है जब सामाजिक सहृदय रेंचो को याद रखें, ठीक है। तो इस स्तर पर अभिनय को प्रस्तुत करना चाहिए और अभिनेता को सेकेंडरी होना चाहिए। नाट्य का जो आरंभिक उद्देश्य था, एक्चुअली नाट्य वह विधा है, वह ब्रांच है जिसे पंचम वेद भी कहा गया, और उसमें बहुत सारी कलाएं समाहित होती गई। कैसे हुई ये भरत मुनि ने प्रथम अध्याय में लिखा है, और उसमें एक छोटी सी कहानी है, और कहानी के माध्यम से वो कह रहे हैं कि ब्रह्मा से इंद्र ने कहा कि हमें एक मनोरंजन के लिए, आनंद के लिए चाहिए कुछ, आप बताइए। तो उन्होंने ऋग्वेद से डायलॉग्स लिया, साम से संगीत लिया, और अथर्व से रस लिया, और यजुर से भी कुछ लिया होगा, थिएटर का वो सब जो बनता है रंगमंच आदि का। इस तरह से मतलब 5वां वेद बना, और उसके बाद उसको विविध देवताओं ने, नारद ने, आदि ने कोई म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट दे रहा है, कोई साउंड दे रहा है, कोई उसकी सिक्योरिटी के लिए दे रहा है। इस तरह से चीज़ें चली। तो जो मूल सिनेमा नाट्य बना उसमें भी बहुत सारी कलाओं का कंट्रीब्यूशन है, योगदान है, और तब जाके वो अपने पूर्ण रूप में आता है। इसी तरह से आज जो सिनेमा है वो एक
2000 2500 साल की यात्रा अगर हम नाट्यशास्त्र को प्रमाण मान लें तो की बात है, तो क्या सिनेमा अपने वर्तमान रूप में उन कलाओं को कुछ दे रहा है या सिर्फ स्वयं को हाईलाइट कर रहा है? जैसे अगर आमिर खान आए तो हम ये कहेंगे रेंचो आ गया या आमिर का नाम फेमस है चल रहा है। तो इस तरह से मतलब अभिनय में और सिनेमा के उद्देश्य में ये देखेंगे कि जो होना चाहिए वो सेकेंडरी होता है और जो सेकेंडरी होना चाहिए वो सामने आ जाता है। एक बात हुई। अब जो नाट्य दर्पण एक टेक्स्ट है, नाट्य दर्पण रामचंद्र गुरचंद्र का है और बहुत अच्छा है नाट्य दर्पण, अभिनय दर्पण। अभिनय दर्पण में भी विविध मुद्राओं का जिक्र है और उसमें अभिनय के एक एक एक्सप्रेशंस को बहुत बारीकी से एक्सप्लेन किया गया है। अब आप बताइए कि जो एक्सप्रेशन की आईब्रो को ऐसे करना है, आईज को ऐसे करना है, मन को यहाँ रखना है, तब आप परफेक्शन में जाएंगे। तो क्या सिनेमा का उद्देश्य ऑडियंस को, सहृदय को इस एक्सप्रेशंस को प्रेषित करना है या बस इंटरटेन करना कि पिक्चर चल गई मज़ा आ गया? या पिक्चर क्यों चली, ऐसा क्या खास है कि आप एकदम फैन हो गए? उस तत्व को भी सिनेमा दे रहा है और सामाजिक ले रहा है। ये दो प्रश्न आते हैं क्योंकि अभिनय दर्पण की अभी मैंने जिक्र किया रामचंद्र गुरचंद्र का, वो वही भरत मुनि की ही बातों को आगे बढ़ाते हैं और थोड़ा सा समय सापेक्ष एक्सप्लेन करते हैं। क्या होता है कि जब एक वर्ग जो है समझने में असमर्थ होने लगता है टाइम टू टाइम, तो कोई नई कमेंट्री आ जाती है। जैसे वेबसाइट वर्क नहीं कर रही है मोबाइल में तो ऐप से आप काम करें, तो नई किताबें भी थोड़ा सा आसानी से समझाती हैं चीज़ें। अभिनय के जो वाचिक, आंगिक, सात्विक और आहार्य 4 भेद कहे गए। वाचिक जिसमें वॉइस कम्युनिकेशन डायलॉग्स होते हैं, आंगिक जिसमें मुद्राएं, एक्सप्रेशन या गर्दन हिलाना, सर की 50 मुद्राएं लिखी हैं, आँखों की 25 मुद्राएं लिखी हैं, 30 तो प्रसंग के अनुकूल वो मुद्राएं, वो एक्सप्रेशंस। तो क्या सिनेमा का फोकस उस पर है? अब मान लीजिए कि वो 60s या 70s की मूवीज़ में आपके ये सारी चीज़ें, एक्सप्रेशंस बहुत ज़्यादा हैं, जिसमें आज का दर्शक, वर्तमान दर्शक बहुत बोर हो जाएगा। तो ये दर्शकों को एक स्पीड से भागने की आदत किसने डाल दी? जैसे एक कौन सी मूवी मैंने देखी थी, अजब प्रेम की गजब कहानी, कहीं से भी देखो जैसे कार्टून नेटवर्क चल रहा है, सब भाग रहे हैं। तो हमारा जो एक आस्वादन का तरीका है, सहृदय का, सिनेमा के आस्वादन की जो हमारा मेथड है, प्रविधि, क्या सिनेमा को ये नहीं चाहिए कि उसे एक आइडियल स्टेज दे, एकदम 60s 70s में ना पहुंचाए, लेकिन आज जो दे रहा है उसमें कैसे, कहाँ, किस इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है? क्यों आप एक इंटेलेक्चुअली उसके मन को, जो आनंद के उद्देश्य से मूवी देखने जा रहा है या आ रहा है, घर में देख रहा है, तो उसकी साइकोलॉजी को क्यों एकदम रनर की तरह बना देते हो? जैसे पीछे एकदम वो गले में हड्डी बांध दी, पीछे से कुत्ता दौड़ा दिया, भागता जा रहा है। मतलब समझने में लगता है कि थोड़ा सा रोक दें, फिर इसको समझ लेते हैं ये कहना क्या चाह रहा है डायरेक्टर। कुछ मत समझो, बस देखते रहो, भागते रहो, पिक्चर ख़त्म हो जाएगी। तो एक आप जब तक थोड़ा सा ठहरेंगे नहीं, रुकेंगे नहीं, आपके अंडरस्टैंडिंग लेवल वो नहीं लेगा, इस अपनी जगह सही नहीं ले पाएगा। यहाँ केवल अंडरस्टैंडिंग लेवल की बात नहीं है, क्योंकि जब नाट्यवेद बना, नाट्यशास्त्र के आरंभ में ये है कि उसका उद्देश्य है हम कैसे धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष इसके माध्यम से दें, नाटक के माध्यम से पुरुषार्थ सिद्धि करेंगे। वहाँ पुरुषार्थ सिद्धि का मतलब ये नहीं होता है कि मतलब वो शास्त्रीय ले आएँ और क्लासिकल हम पंडित जी बन जाएं। वहाँ पुरुषार्थ सिद्धि का मतलब है कि जो नहीं जानते वो अपनी ड्यूटीज़ के लिए अवेयर हों, जो अपनी ड्यूटीज़ जानते हैं वो और बेटर कर सकें, या थोड़ा सा खुश हो लें कि हाँ कम से कम मैं सही लाइफस्टाइल में हूँ। इसी तरह से
और भी चीज़ें हैं जिससे हम जिस लेवल पर जैसे लोकोत्तर चमत्कार का जिक्र है, तो जो हम प्रैक्टिकल लाइफ में जिससे हम बहुत सेटिस्फाइड नहीं हो पाते हैं वो देखकर बहुत सेटिस्फाइड हो ले थोड़ी देर के लिए, तो इस लेवल पे सिनेमा की बात आती है और उसमें अभिनय का इज़ अ मेजर रोल। अभिनय के संदर्भ में एक मैंने और किसी पुस्तक में कभी पढ़ा था, खासकर श्रृंगारिक प्रसंग में संयोग श्रृंगार के भी दो भेद हैं, और संयोग श्रृंगार के जो दो भेद होते हैं उसमें एक अभिनय होता है और दूसरा होता है फल प्राप्ति। तो जो हमारा प्रैक्टिकल लाइफ स्टाइल है वो फल प्राप्ति है, और जो टीवी सीरियल या नॉवेल या इसकी सिनेमा की बात करें उसमें जो एक फैमिली लाइफ या लाइफ स्टाइल या सारी चीज़ें दिया जाता है वो अभिनय है। और हम क्या करते हैं, सिनेमा की तरह जी लाइफ को बना लेते हैं, पूरा उसी का कॉपी करके खुद को बनाते हैं। अगर शादी हो रही है तो उसी में पिक्चर की तरह ही गाने और सारी चीज़ें एडिटिंग होगी और वो पूरा इवेंट बन जाएगा। या कोई भी चीज़ है तो मतलब एक जो कॉपी करने का है तो हम उल्टा हो जाता है, जबकि पर्पज़ ये था कि जीवन की चीज़ें ही सिनेमा दिखाएगा और उसे थोड़ा सा लोकोत्तर करके कि लोगों को आनंद मिले। आनंद से ज़्यादा लोगों का मनोविज्ञान जो है घनचक्कर हो जाता है, क्योंकि उनका वो स्तर बीच में ही टूट जाता है। पिक्चर अंत में क्या संदेश दे रही है ये भूल के उस हीरो की बाइक कैसी है, उस हीरो का शर्ट कैसा है, उसका कपड़ा कैसा है, उसमें वो ऐसा पहना है, यहाँ पर आ जाता है। अगले दिन बाजार वही परोस देता है और लोग जा जाते हैं। सिनेमा एक खुद का दुकान चला रहा है और दूसरा और भी बाजारवाद को बढ़ा रहा है। और उसमें उसने ऐसे स्टाइल की, उसने ऐसे सेल्फी ली, उसने मतलब किस लेवल पर आप मनुष्य को ले आ रहे हैं। आप लाएं, लेकिन और भी तो उद्देश्य हैं। कुछ सिनेमा अगर मेहनत भी करते हैं, कुछ मूवीज़ इस लेवल पे आती हैं कि मैंने कुछ दूसरी देशों की मूवी देखी है इंग्लिश सबटाइटल के साथ, और उसमें छोटी छोटी होती हैं, 25 मिनट की, 50 मिनट की, 40 मिनट की। उसमें गाने नहीं होते और उसमें जैसे लगता है कि सोचने पे मजबूर कर दे, कुछ हट के हो। तो कहीं ना कहीं मतलब सिनेमा को उस चाकचिक्य में उलझाने की अपेक्षा वह मन मस्तिष्क को थोड़ा सा स्पंदित कर दे या सोचने पे मजबूर कर दे, वह चीज़ भी समानांतर परोसना चाहिए। उसके अलावा जो मेन यहाँ पर एक सहृदय का है, हाँ सहृदय का है, उस संदर्भ में भी हम देखेंगे कि सहृदय को भी खुद को अवेयर होना चाहिए कि हम क्या कितना कैसे ग्रहण करें। एक मतलब कॉपी करते जाना है या उसी से खुद को बेहतर प्रूव करना है, या खुद को प्रैक्टिकल लाइफ में खुद को सिनेमा जैसा बता देना है। सलमान स्टाइल में, तेरे नाम स्टाइल में बाल कटवा के, मैंने बहुत कम पिक्चर देखी है। तो यहाँ ये होता है कि जो ह्यूमन सोसाइटी है, ह्यूमन सोसाइटी में सिनेमा बाद में आया। पर्पज़ आनंद, आनंद के साथ मेजर पर्पज़ आनंद, आनंद के साथ और भी कुछ कर्तव्य और अकर्तव्य का बोध करा देना। और उसमें जो है मेन किसके लिए हो, तो सहृदय का कोई वहाँ क्लासिफिकेशन नहीं किया गया, ऑल के लिए उसमें लिखा है भरत मुनि ने कि दुखी, श्रमिक और मजदूर वर्ग, स्त्री, शूद्र, मतलब हर किसी के लिए सिनेमा हो। तो चूँकि लास्ट लेक्चर में भी ये बात हुई है कि अगर धार्मिक अनुष्ठान या राजनीति को छोड़े के अलावा देखें तो सिनेमा एक ऐसा है जो सबसे अधिक लोगों से जुड़ता है और उनको जोड़ता है। और ये जो मैथोलॉजिकल स्टोरी है उसमें भी इंद्र ने ब्रह्मा से यही कहा था कि हमें ऐसा एक गेम चाहिए, क्रीडनीय चाहिए जो सबको जोड़ दे और एक साथ आनंदित कर दे। तो एक साथ एक बड़े ग्रुप को या ऑल को आनंदित कर देने के उद्देश्य से सिनेमा आया, लेकिन सिनेमा का आनंद वाला पर्पस भी संकुचित है। और किस वजह से आनंदित करे,
तो वजहों में जो आ गई चीज़ें कि मंच पर एकदम मारपीट दिखाए रहेंगे, बच्चे चिल्ला रहे हैं, पहले हीरो मार खाएगा फिर मारेगा, तो आप एक बच्चे के मस्तिष्क में जो इंटरटेन है उसको किस रूप में डाल रहे हैं। इसके अलावा कुछ और भी बातें हैं, और उसमें ये है कि जो कलाओं का दुरुपयोग कभी कभी सिनेमा करता हुआ दिखता है, वो कला को, विविध कलाओं की बात करें तो 64 कलाएं कही गई हैं, और उसमें म्यूजिक से लेके ध्वनि, आरंभिक नाद और नृत्य, विविध कलाएं, उसके दुरुपयोग का काम किया। कुछ देने की बजाय दुरुपयोग अधिक है। कुछ अच्छे भी आते हैं लेकिन उनका परसेंट बहुत कम, और जो अच्छे आते हैं वो जन जन तक को शायद ये नहीं समझा पाते हैं कि आपको इसे भी पसंद करना चाहिए। तो एक जो ह्यूमन साइकोलॉजी में ये कन्फ्यूज़न है कि हम क्या लें और कितना लें और कैसे लें, और एक बड़ा वर्ग जो नॉट ओनली मिडिल क्लास, ऑल, हर कम्युनिटी में एक मिडिल क्लास मिलता है, और मिडिल क्लास कोई इकोनॉमिक या सोशल उसका नहीं है, बल्कि मिडिल क्लास एक साइकोलॉजिकल एंड इंटेलेक्चुअल डिवीज़न भी है। और उसमें ये होता है कि हम जो हैं वो नहीं, जो टीवी में देखा, मूवी अभी नई आई है लेटेस्ट, वो खुद को दिखा दें, तो वो, और उससे वो आनंद मिले। तो आनंद तो मिलता है, लेकिन आनंद का माध्यम गलत होने से उस आनंद का सरोकार गलत होता चला जाता है। दूसरी चीज़ें हैं, अभिनय में जो भावों का प्रस्फुटन होता है, भाव प्रस्फुटित हो, बहुत सारी ऐसे उस संदर्भ में तो मैं ये कहूँगी कि अभिनेता और अभिनेत्री का चयन ऐसा होता है कि एग्जैक्ट भाव जो स्क्रिप्ट लिखा है उसका भाव ही नहीं आ पा रहा है, या आपने स्क्रिप्ट में डायलेक्ट्स ले लिया हिंदी बेल्ट का, अभिनेता मुंबईया वो चीज़ें नहीं आ पाती हैं। कई मूवी में जैसे कुछ वाक्य हमारे अवध प्रांत के या भोजपुरी के एक दो सेंटेंस या गाने में एक दो टोन ऐसा डाल देंगे, और उससे उनका सिनेमा जगत का तो उद्देश्य सिद्ध हो जाता है कि उन्हें वहाँ के सहृदयों का प्यार मिलता है, लेकिन और सपोर्ट मिल जाता है, लेकिन वहाँ के सहृदय अपनी भाषा को रेस्पेक्ट करने की बजाय उस अभिनेता पर प्यार लुटाने लगते हैं। तो जो रीजनल बहुत बड़ी बात होती है, स्थानीयता, क्षेत्रीयता, और क्षेत्रीयता एक ऐसी इकाई है जिसके बल पर, चाहे वो केंद्र कह लें चाहे वो बॉलीवुड कह लें, जमा हुआ है। अगर वहाँ से पंजाबी तड़का, भोजपुरी मसाला, थोड़ा सा हमारे अवध का गंगा जमुनी तहजीब की चीज़ें हटा दी जाएं तो बॉलीवुड में कुछ नहीं बचेगा, और मुंबईया छिछोरेपन के बल पर वो वह कमाई नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ ये होता है कि जो सिने जगत का सरोकार है, उन्होंने अपनी शिल्पकारी में सबका यूज किया, लेकिन उनके सरोकार में क्या उन्होंने क्षेत्रीयता को वह वैल्यू दिया जिसके लिए वो डिज़र्व करता है। और ये सबसे ज़्यादा उनको नहीं सोचना है, बल्कि सहृदय को सोचने की ज़रूरत है। और आज एक ऐसा टाइम है कि सिनेमा से कोई भी अछूता नहीं है, मतलब हम लोग नहीं देखने वाले भी अच्छी नॉलेज रखते हैं। कम से कम मैं 3 मूवीज़ जो फ्राइडे की रिलीज़ होती है उनके रिव्यू में ज़रूर जानना चाहती हूँ, कुछ अच्छे आलोचकों की रिव्यू में ज़रूर जानती हूँ कि ये क्या कहना चाह रहे हैं। इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, पैसे अच्छे हैं, एक लगा देते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, देखते हैं इधर से भी कुछ आ जाए, और उसमें फिर मतलब उनका जो पूरा स्ट्रक्चर है वो कितना रिफॉर्म करता है, और कितना, नॉट ओनली सोसाइटी तो बहुत बाद में बनी है, मनुष्य पहले है,
विषयांतर हो जाएगा, इस विषय पर बोलेंगे, लेकिन मनुष्य की मानवीयता को कितना ऊंचा उठाता है, ये सोचने वाली बात है। अगर जैसे मैं 38 की हूँ, मैं मान लीजिए कि सिनेमा से मेरा परिचय हुआ होगा 20 साल पहले या 25 साल पहले, तो क्या सिनेमा के माध्यम से मेरा स्तर, मेरी समझ को कोई अच्छी नई ऊंचाई मिली? इसको हमें सेल्फ इवेलुएट करना चाहिए। और सिनेमा के जगत के सामने भी ये डिमांड रखनी चाहिए कि थोड़ा सा हमारे टेस्ट का भी बनाओ। इस पर हम और भी देखते हैं, जो कि अभिनय, इतना ब्रॉड हमने अभिनय को पढ़ रखा है कि उस पर थीसिस लिख जाएगी। और उसमें अभिनय में जो वाचिक अभिनय है उसमें भी बहुत सारी बातें हैं, जो मतलब कैसे अनुकूलता को बहुत महत्व दिया है आचार्यों ने। और सिनेमा खुद को हाईलाइट करने के लिए वाचिक अभिनय में अनुकूलता को ही तिलांजलि दे देता है। डस्टबिन में डाल के प्रतिकूलता को सामने लाओ तो पिक्चर चलेगी, लोगों को मज़ा आ जाएगा। इस तरह की बातें आती हैं। डायलॉग्स में आप देखें, जितनी टपोरी वाली भाषा लाएंगे, जितनी उच्छृंखलता लाएंगे, जितना वो लाएंगे, और इस तरह की बातें होती है कि डायलॉग्स के बारे में बहुत ज़्यादा नैतिक होने की बात इन्होंने नाट्य दर्पण में भी और नाट्य शास्त्र में भी कही है। अवस्थानुकूल, संबंधानुकूल और बहुत सारी बातें हैं। तो जब अभिनय में डायलॉग, वाचिक अभिनय, और वाचिक अभिनय में जब नैतिकता की बात करेंगे तो प्रसंग के अनुकूल और चीज़ों के अनुकूल, एक कौन सी मूवी इधर आई थी, 3 इडियट ही है शायद, उसके फादर को वो ले जा रहे हैं तो कहते हैं पापा को स्कूटर पे ले आए तो क्या स्पीड पोस्ट से भेजता। तो ये कहने को बहुत फनी लैंग्वेज है, लेकिन उस प्रसंग के अनुकूल, और हम अगली पीढ़ी को ये क्या देंगे ये। तो नाट्यशास्त्रकार और नाट्य दर्पण में वाचिक अभिनय में पद के अनुकूल, अवस्था के अनुकूल, संबंध के अनुकूल, व्यवसाय के अनुकूल और साधारण व्यवहार के अनुकूल भाषा के चयन की बात की। और ये काम लिखते तो डायलॉग्स लोग हैं, लेकिन डायरेक्टर का ये काम है कि उसको बार बार काट छाँट करे और चेंज करता जाए। मान लीजिए कि एक डायलॉग उन्होंने कहा, आमिर खान कह रहा है उससे कि तेरे पापा को स्कूटर से नहीं तो क्या स्पीड पोस्ट से हॉस्पिटल लाते, इमरजेंसी थी और एम्बुलेंस नहीं था। मान लेते हैं कि वो व्यवसाय के अनुकूल दो दोस्तों का मजाक है, तो यहाँ हम उस प्रसंग को जस्टिफाई करते हैं। आचार्यों ने भी इस चीज़ को कहा, लेकिन हमारे सामने तब के अब के दर्शक और दर्शकों के वर्ग में बहुत फ़र्क आ चुका है। तो थोड़ा सा, ये तो मैंने एक एग्जाम्पल दिया जो कि बहुत सिंपल सी बातें हैं, वहाँ भी मतलब भाषिक चयन पर किस तरह से देना चाहिए। और सबसे ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए सहृदय का, कि सहृदय को हमें रस देना है, एंड जो सहृदय नहीं है उन्हें कैसे सहृदय बनाना है। तो बॉलीवुड ने तो क्या किया है कि एक आइटम सॉन्ग डाल के जो सहृदय नहीं है उनको भी सिनेमा हॉल में बुला लो, लेकिन जो आचार्यों ने दिया है वो उन्होंने मर्यादित लैंग्वेज का बहुत ज़्यादा जोर दिया। और मर्यादित लैंग्वेज के जोर में वाचिक अभिनय में, और उसके साथ वाचिक अभिनय के साथ आंगिक अभिनय में 13 भेद और आरंभिक जो है अंग उपांग, मतलब आप ये समझिए कि बहुत सारे भेद होते चले जाते हैं 100-100। और फिर आंगिक अभिनय के साथ वाचिक को रिलेट करना होता है, ये नाट्यशास्त्र। और उसके साथ जो है हमें एक्सप्रेशन देना होता है मंच पर, जैसे गुरुजी गुड मॉर्निंग। तो ऐसी चीज़ों को आज जैसा बताया जा रहा है, हाँ सर, तो आज मतलब नाट्यशास्त्र में ऐसी चीज़ों का निषेध है, क्योंकि सिनेमा कहीं ना कहीं आपको एजुकेट भी करता है, और नाट्य दर्पण में भी यही बातें की हैं। साथ ही स्टेज जो है, मंच, चाहे वो पर्दे पर हो और चाहे नाटक
उस 2000 साल पहले की फ़िल्म तो वही होगी जो मंच पर होती थी। तो वहाँ की जो होती है मर्यादा कि वहाँ आप हिंसक प्रवृत्ति नहीं लाएंगे। अगर घोड़ा दौड़ाने के अभिनय करेंगे तो आपके दर्शकों को इतना एजुकेटेड होना चाहिए कि आपके एक्सप्रेशन से समझ लें कि आप घोड़ा दौड़ा रहे हैं। समय सापेक्ष मनुष्य ने तरक्की की और लोगों को सुविधाएं मिली और सिनेमा को खासकर ध्वनि और चित्रांकन में इतनी उपलब्धियां हुई और शूटिंग में इतना समय लोग लेने लगे कि आपको कैमरा ले जाके और घोड़ा दौड़ाते हुए आपको पिक्चर में दिखा देंगे, शिकार खेलते हुए दिखा देंगे, पोस्टमार्टम करते हुए, मर्डर करते हुए दिखा देंगे। वो आर्टिफिशियल क्रिएशन होता है, लेकिन जो समझने वाला ग्रुप है वो आर्टिफिशियल को नहीं समझेगा, क्योंकि सिनेमा का एक उद्देश्य एक्टिंग के आधार पर आप रियल दिखाएंगे। तो सहृदय एक्टिंग से ज़्यादा रियल समझकर और उसे जब जीवन में उतार लेगा तो कहीं ना कहीं हमारी डिमांड में सिनेमा उतर आएगा और हम जो हैं वो बहुत पीछे छोड़कर और सिनेमा के पीछे भागने लगेंगे। इसी तरह से क्या देख रहे थे, हाँ, इस तरह से फिर अच्छा, कायिक अभिनय के जो हैं इसमें मैं बता रही हूँ, एक्चुअली आंगिक के मैंने 10 पेज लिखा है आंगिक अभिनय में। लगता है कहीं अच्छे से पढ़ाओ किसी हीरो हीरोइन को तो मज़ा आ जाए, और उसके बाद जब वो एक्टिंग करेगा तो वो उतनी देर के लिए खुद को भी भूल जाएगा। तो कायिक में जो है शरीर की गति और ये सारी चीज़ें होती हैं। इवन मैंने ये क्या नोट किया है, जंघा के 5 भेद होते हैं, आवर्तित, नत, क्षिप्र, उद्वाहित और परिवृत्त। तो मतलब पूरे पार्ट के कटी के कमर के भेद, छिन्ना, निवृत्ता, रेचिता, प्रकम्पिता। अब उसमें आपको प्रसंग के अनुकूल कब कैसा एक्सप्रेस करना है। तो इस तरह से मतलब इतने ज़्यादा अभिनय एक ऐसा चैप्टर है कि अच्छा, उसमें फिर क्या होता है, जैसे वाचिक अभिनय, मान लीजिए डायलॉग का प्रसंग, किस प्रसंग का कैसा डायलॉग है उसके अकॉर्डिंग आंगिक को ही कायिक कहते हैं, उसके अकॉर्डिंग सात्विक, और उसी के अकॉर्डिंग एक 4th वन क्या था, गई, सात्विक और आहार्य। आहार्य में ये होता है कि जब अभिनय में हम अभिनय करते हैं, मैं 3 इडियट का ही एग्जाम्पल दे सकती हूँ। करीना के सामने आमिर खान जब उसी की बोमेन ईरानी की ही एक्टिंग करने लगता है, लाइफ इज अ रेस, तो वो जो है आहार्य है, थोड़ी देर के लिए वो उतार रहा है। और कायिक अभिनय बहुत व्यापक है, कायिक वही आंगिक को ही कायिक कहते हैं, और उसके जो भेद और प्रभेद हैं उसमें मेन तो ये समझ लीजिए कि अंग मेज़र ले लेते हैं, सिर, हाथ, वक्ष, कटी, पार्श्वपाद, और प्रत्येक अंग के बहुत सारे अभिनय होते हैं। मेन मेज़र अंग और उपांग, नेत्र, भ्रू, पश्म, और उसके लिए आपको योग के आधार पर थोड़ी सी ध्यान और मेडिटेशन करना बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ होता यह है, एक्टर तो थोड़ा सा मेहनत कर लेते हैं शूटिंग से पहले, लेकिन दर्शक समझने के स्तर पर एकदम मेहनत नहीं करता। तो बहुत ज़्यादा होमवर्क की ज़रूरत इस समय सहृदय को है। जब सहृदय खुद पर होमवर्क अगर करे तो शायद हमारी जो डिमांड है वो चेंज हो जाए और सिने जगत वो परोसे जो हमें चाहिए, या फिर हमारा रीजनल सिनेमा, रीजनल जो छोटे छोटे हैं, जो छोटी छोटी मूवीज़ बना के इधर उधर शेयर करके संतुष्ट होते हैं, वही हमारी डिमांड को पूरी करने में सफल हो जाएंगे। तो इसमें जो है मतलब आपको कायिक अभिनय पर आपने पूछा है किसी ने,
तो पहले मेजर अंग लेते हैं सिर, हाथ, वक्ष, कटी, उसके बाद उपांग लेते हैं नेत्र, भ्रू, अधर, कपोल, और उसके वाइब्रेशंस को कैसे एक्सप्रेस किया जाए, और उसके भी उत्तमांग होते हैं, कैसे कांपना है, कब एकदम फिक्स हो जाना है पत्थर की तरह, कब बिजली की तरह चलना है, और कब परिवाहित, और यही सारी चीज़ें नृत्य में भी उपयोगी होती हैं। अगर आप अभिनय के कायिक आंगिक अभिनय को बारीकी से समझें तो नृत्य विद्या में वही नृत्य विद्या में आप ये कायिक अभिनय और मुद्राओं का योग दो अगर समझ लें तो नृत्य में, और समझ क्या लें, व्यवहार में उतार लें तो नृत्य में आ जाएगा। और नृत्य को लेकर ही सिनेमा सक्सेस हुआ। आप मैंने कहाँ की पिक्चर देखी है मुझे अभी एकदम नहीं याद आ रहा है, लेकिन बहुत सारी ऐसी विदेशी फिल्में हैं जहाँ नृत्य और गाने होते ही नहीं हैं, बहुत सारी, प्रायः शायद ही कहीं कहीं गाने होते हैं। इंडियन ऑडियंस को अट्रैक्ट करने में, सहृदयों को आकर्षित करके दुकान चलाने में नृत्य का भरपूर उपयोग किया गया, गीत का भरपूर उपयोग किया गया। नृत्य और गीत और भी बेहतर प्रस्तुत हो सके इसलिए वाद्य यंत्रों का पूरा उपयोग किया गया। लेकिन सिनेमा ने इन्हें क्या और कितना दिया? सिनेमा की बारीकी हर नृत्य करने वाली हर नर्तकी नृत्य की बारीकी को नहीं जानती। वो केवल प्रैक्टिकल ग्राउंड पे डांस करना जानती है, जबकि प्रैक्टिकल के समानांतर ही थ्योरेटिकल भी होना चाहिए। इसी तरह से नृत्य देखने वाला दर्शक एक एक मोमेंट्स को नहीं कैप्चर कर पाता। जिसे डांस करना है वो तो देख लेते हैं, इस लाइन पर ये वाला था स्टेप, लेकिन जो नहीं नृत्य करता वो केवल देखता है, तो केवल दृष्टा नहीं बल्कि उसको जानकार भी बनना जरूरी है। और आंगिक अभिनय में, जिसे कायिक कहते हैं, उसके जो अंग, उपांग और उत्तमांग, उससे भी भीतर जाएंगे तो चलने फिरने और फिर इनके साथ वाचिक का संयोजन करते हुए जो और भी उसके ब्रांचेज आ जाएंगे अभिनय के, उससे भी सहृदय को समझना और समझाना सिनेमा का ही दायित्व है। सिनेमा वो प्रोफेसर है जिसे लेक्चर ही नहीं देना है, ककाहरा भी सिखाना है, दूसरे भाषा का प्रोफेसर है। मैं बताती हूँ, पिछले लेक्चर में अनुपम भैया ने क्लियर किया कि विविध कलाओं के समुच्चय वाली भाषा है सिनेमा। तो जब दूसरी भाषा को आप एडॉप्ट करते हो तो ककाहरा से शुरू करते हो। कोई भी कितना भी इंटेलेक्चुअल हो, अगर मैं अभी चाइनीज़ या जर्मन सीखूंगी तो पहले मैं अल्फ़ाबेट सीखूंगी। तो सिनेमा जगत का ये दायित्व है कि जब वो परोसता है दर्शकों के समक्ष इस भाषा में कथ्य को, कहानी को, कथानक, जिसको नाट्यशास्त्र में इतिवृत्त कहा गया, स्क्रिप्ट को, तो वो स्क्रिप्ट को जब अभिनेता के माध्यम से डायलॉग्स और दृश्य के संयोजन से परोस रहा है तो उसका ककाहरा भी समझाए। कैसे समझाए इसको, उसी को प्रविधि पता होनी चाहिए। इसी तरह से ड्यूटीज ऑफ सहृदय, सहृदय भी जो है, मतलब सतही या एक ही मूवी को जब हम तीसरी बार या चौथी बार देखते हैं तो हमें क्या कुछ ज़्यादा समझ में आती है, या मेरे आनंद का लेवल उतना ही रहता है जितना पहली बार था। सेल्फ इवैल्यूएशन सहृदय के लिए भी ज़रूरी है। और ये चीज़ें आएंगी कैसे? समीक्षक क्या ईमानदार आते हैं? जाहिर सी बात है, एक बड़े लेवल पे समीक्षक की भी ज़रूरत होती है। और समीक्षक वो एक ब्रिज है, सेतु है, जो सिने जगत या सिने भाषा को, सहृदयों को सही तरीके से समझना सिखाएगा और
सिने जगत को सहृदयों की रिक्वायरमेंट समझाएगा कि हमारे पाठकों का स्तर अभी ये है, कृपया ये ना परोसें। क्योंकि हमारा उद्देश्य केवल बाजार चलाना नहीं है। आज तो कोरोना में बाजार बंद हो गए, तो उद्देश्य दुकान चलाने के अलावा जीवन का संचालन, स्पंदन और आनंद मेंटेन रहे, वो है। दुकानें बंद हो गई, आनंद विलुप्त हो गया, ऐसे नहीं। अगर आनंद है तो दुकानें बंद हो या खुले, वो मेंटेन रहना चाहिए। तो सिने जगत के अभी बहुत बड़े दायित्व हैं जो उन्हें साधना होगा। दूसरा, ऑडियंस को थोड़ा सा लिटरेट होने की, साक्षर होने की ज़रूरत है। और जो सहृदय का अभिनव गुप्त ने परिभाषा दी है, वेद्यांतर स्पर्श शून्य, और बहुत सारी चीज़ें उसमें और है, विगलित वेद्यांतर स्पर्श शून्य हैं, और भी चीज़ें हैं। तो सहृदय का कुल मिला के प्रोसेस ऑफ रसानुभूति में 3-4 आचार्य आए, संकोक, लोलट, भट्ट, नायक, और लास्ट में अभिनव गुप्त आते हैं। चूँकि अभिनव गुप्त तो प्रॉपर कमेंटेटर हैं, लेकिन इतनी अच्छी कमेंट्री की है कि उनको आचार्य कहा गया है। तो वहाँ वो जब सहृदय को समझाते हैं तो ये केवल सिनेमा के लिए नहीं या दर्शकों के लिए ही नहीं, बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए समझाते हैं जो जीवन को जी रहा है। वो चाहे अभिनेता हो या डायरेक्टर हो या एक्टिंग करता हुआ हीरो हो, या एक्टिंग देखने वाली भीड़ हो या फिल्म देखने वाले दर्शक, हर कैटेगरी में एक सहृदय है। और ये एक्सप्लेनेशन है अभिनव गुप्त का। तो उस सहृदय में क्या होता है कि वो मेन कैरेक्टर जो है, जो भी है, आमिर सलमान, कोई भी आप ले सकते हैं, वो जो कैरेक्टर जिस नाम को लेकर प्ले कर रहा है, रोल एक्टिंग कर रहा है वो, और जो दर्शक, इन तीनों की एकाकारता हो जाए, तीनों का मतलब सब चीज़ भूल जाए और सिर्फ एक मतलब मेडिटेशन की वो स्थिति आ जाए, योगी बन जाए। तो सहृदय उस स्थिति में पहुंचना चाहिए। अगर आप मार कर रहे हैं तो थोड़ा सा लगता है कि उस स्तर पर आप नहीं पड़े, समाधिस्थ हो जाना चाहिए, अगर मेरी भाषा में कहें तो इस स्तर पर। इसी तरह से जब सिने भाषा को या सिनेमा को एक हम भाषा के रूप में लेंगे और कलाओं की भाषा, तो उसमें जो कलाओं का नियोजन है वो इस तरह से मिली हुई हैं कि एक अपनी मौलिक भाषा बन जाती हैं। लेकिन उसकी बारीकी में जब देखेंगे तो एक ऐसी माला है या एक ऐसी भाषा है जिसमें अलग अलग पुष्प हैं और वो कैसे एक बने हैं। तो उसका जब हम सूक्ष्म अध्ययन करेंगे तो उस स्तर पर जो और भी कलाएं हैं, चाहे वो डायलॉग्स को ही ले लें या फिर गीत संगीत को ले लें या म्यूज़िकल संगीत को ले लें, इंस्ट्रूमेंटल गायन, तो ये या स्पीच के ही बहुत सारे वेरिएशंस को ले लें, तो वो सारी कलाओं से बनी सिनेमा कलाओं को स्वतंत्र रूप से किस स्तर तक समृद्ध कर रही है, एक ये। और इसमें ये करना चाहिए, अगर अभी तक नहीं की तो सेपरेट भी करना चाहिए। दूसरा है रीजनल बेस पे, जो रीजनल टच देकर एक ज़्यादा ऑडियंस तक पहुंचना या उसको और रिच कर देना, अपने बाज़ार को, प्रोडक्ट को और आकर्षक बना देने का वो है। तो रीजनल को प्रैक्टिकल ग्राउंड पे क्या वो वैल्यू मिल रही है। दूसरी चीज़ें जब हम देखते हैं कि मूल हमारा क्या है, मूल में नाट्यशास्त्र फर्स्ट चैप्टर में ही ये है कि जो फर्स्ट नाटक खेला गया, फर्स्ट नाटक में भी प्रोटेस्ट हुआ था, क्योंकि उसमें एक ऐसी लड़ाई दिखाई गई जिसमें राक्षस हार रहे हैं और देवता जीत रहे हैं, और उसमें जो दर्शक थे वो राक्षस, देव और दानव दोनों थे। तो जब दोनों तरह के दर्शक हैं और आपने एक की जीत दिखाई और एक का हार दिखाया, तो बीच में ही दैत्यों ने लड़ाई शुरू कर दी और मारपीट में पूरा थिएटर तहस नहस कर दिया। फिर से थिएटर रिकंस्ट्रक्ट हुआ। ये नाट्यशास्त्र फर्स्ट चैप्टर की स्टोरी है।
तो उसके बाद जब फिर से हुआ तो उन्होंने सभी देवताओं ने अपना अपना पावर देकर उसको नाट्य मंडप को, रंगमंच को सिक्योरिटी दी और उनको भी, दानवों को भी समझाया कि ये अभिनय है, इट्स नॉट अ रियल। आप अपनी शक्ति बढ़ाएं लेकिन इस पर तोड़फोड़ करने से आप कुछ नहीं कर सकते। तो इस लेवल पर ऑडियंस के लिए भी, और उस समय इंद्र ने एक जर्जर दिया और कैसे दानवों को रोका गया और बाकी बहुत सारे देवताओं ने क्या क्या दिया, फिर रंगमंच को कैसे घेर लिया गया, ये सारी कहानी है। चूँकि वो 2000 साल पुरानी बात है तो उस समय की स्टोरी उसी के अकॉर्डिंग चलती है। लेकिन मैं ये देख रही हूँ या ये कह रही हूँ कि आचार्यों ने जो कहा कि थिएटर पर प्रेजेंटेशंस में भी बहुत अवेयर रहने की ज़रूरत है। उसका उद्देश्य वही साइकोलॉजी है, वही मनोविज्ञान जो ये कि फिल्म देखते हुए दानव उपद्रव करने लगे। आज भी होता है, फिल्म आती बाद में है, प्रोटेस्ट पहले शुरू हो जाता है। वो कहना क्या चाह रही है, किस स्तर तक चाह रही है, नहीं। सिनेमा की भाषा को आप ओरिजिनल सहृदय की तरह नहीं समझते हो, लेकिन आप इतिहास से छेड़छाड़ तो कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, सीधे समझो कि वो थोड़ा सा मॉडिफाई करके अपनी दुकान चला रहा है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है इतिहास पे। तो इस लेवल पर चूँकि अच्छा दूसरी चीज़ है कि ये सिने जगत के लिए है कि आपका उद्देश्य उपद्रव फैलाना, तांडव करना नहीं, बल्कि उद्देश्य ये है कि इंटरटेन करें, आप आनंदित करें और आनंदित करते हुए थोड़ा सा दिमाग में कुछ अच्छी चीज़ें लोगों के डालें। तो सिनेमा कभी ये उद्देश्य नहीं होना चाहिए कि अरे थोड़े उपद्रव हो गए तो पब्लिसिटी हो जाएगी, नहीं, ऐसा नहीं है। कभी कभी विदाउट पब्लिसिटी भी चीज़ें चलती हैं, उनकी डिमांड होती है क्योंकि उसमें वो बात होती है। तो यह जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, यही चीज़ें प्रोडक्ट को, उत्पाद को बाजार की वस्तु बनाने से बचा देती हैं और सहृदय को बरगलाने से बचा देती हैं। और इन्हीं चीज़ों को अभिनय दर्पण के नंदिकेश्वर भी कहते हैं। इन्हीं चीज़ों को ये भरत मुनि और रामचंद्र गुरचंद्र और इधर जो बाद में लिखे गए सुंदर मिश्र तक के आचार्य ने लिखा, 10 रूपक धनंजय ने लिखा, तो धनिक ने लिखा उस पर टीका, ये लोग भी यही बातें कह रहे हैं कि थिएटर का पहला उद्देश्य आनंद और दूसरा उद्देश्य प्रत्यक्ष आनंद और परोक्ष उसमें श्रेयस डाल दो। सहृदय को इंटेलेक्चुअल बनाओ, ये बाजार से मुक्त रहो। और वहाँ तो एक रामचंद्र गुरचंद्र की ही किताब में मैंने अभी देखा था कल परसों में, चूँकि टाइम नहीं था कि मैं नोट्स बनाऊँ, नोट करूँ, वहाँ ये भी है कि अगर नट यश प्राप्ति के लिए, नट मतलब एक्टर, अभिनेता यश प्राप्ति के लिए, फेमस होने के लिए, सेलिब्रिटी बनने की कोशिश करता है, तो वो एक तरह से अभिशाप है, क्योंकि उसका अभिनय, उसका कैरेक्टर फेमस होना चाहिए, वो अपना खुद नहीं। ये थ्योरी कह रही है। अगर किसी भी हीरो का नाम फेमस होता है तो वो सिनेमा का, अभिनय का यूज करते हुए खुद को फेमस कर रहा है। वो एक अच्छा अभिनेता, ईमानदार नहीं, उसे अपने चरित्र को फेमस करना चाहिए। और जब लोग खोजते हुए कहें कि इस नाम से जो एक्टिंग किया था वो कौन सा हीरो है, इस लेवल पर बात की गई है एक्टिंग की। अर्थ प्राप्ति का जिक्र है शास्त्रों में, लेकिन वो भी सेकेंडरी। मेन है कलाओं को समृद्ध करना, नाट्यशास्त्र में भी, और अभिनय दर्पण और नाट्य दर्पण तीनों बहुत अच्छे ग्रंथ हैं। 10 रूपक थोड़ा सा बारीकी विश्लेषित करता है, और चूँकि नाटक या सिनेमा को बड़े से लेके छोटे तक हर तरह से, धनंजय ने तो सिर्फ 10 भेद किए, मेरे पास शायद 50 भेद हैं। और अगर उस स्तर पर अध्ययन करेंगे तो छोटे छोटे विज्ञापन भी उसी में समाहित हो जाएंगे, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं आपको इंटरटेन करते हैं और कोई ना कोई मैसेज देते हैं।
लेकिन 3 घंटे का, 2.5 से 3 घंटे का सिनेमा, इंडियन सिनेमा जो कि 2.5-3 घंटे का होता है, क्योंकि बाकी देशों में तो मैं देखती हूँ 40 मिनट 25 मिनट की ही पिक्चर को एक बड़ी पिक्चर कहा जाता है, क्योंकि उसके मैसेज और उसकी क्राफ्टिंग बड़ी होती है। तो उसमें ये चीज़ें होनी चाहिए कि क्या मैं बोल रही थी, मुझे खुद ही पिछली बातें भूल गई। एक्चुअली बहुत सारा डिस्टर्ब चल रहा होता है और शायद मैं खुद को अभी बहुत अच्छे से संतुलित नहीं कर पाई या करने का बेहतर प्रयास ही कर रही हूँ। तो उसमें जो एक अभिनय का ये है कि आप पर्सनल को भूलकर चरित्र को फेमस करें। एंड जब पहला नाट्यवेद बना था या फर्स्ट नाटक जब खेला गया था, तो उसमें उस समय के जो बहुत सारे देवता थे अपना अपना नारद वीणा दे रहे हैं, कोई कुछ दे रहा है, सिनेमा को रिच किया गया, तो अब सिनेमा उसको भी रिच करे। ऐसा न हो कि कोई गीतकार की जीविका सिनेमा पर आश्रित हो, बल्कि सिनेमा को आश्रित होना चाहिए। लेकिन उसने उद्देश्य जो बाजार बनाकर और करके अब ये कर दिया, ये सिनेमा, ये गीतकार, ये तो इसी में जैसे मतलब ये है कि नृत्य में भी हम देखते हैं कि कोरियोग्राफर हाईलाइट नहीं हो पाता है। विविध मुद्राओं में अब गाने के बोल के अकॉर्डिंग हीरोइन स्टेप चेंज करती है और सारा फोकस उस हीरोइन पर होता है। थोड़ा फोकस स्टेप पर होता है और थोड़ा सा फोकस गाने पर होता है। और अगर गाने को थोड़ा सा तड़क भड़क वाली भाषा ना डालो तो गाना भी लोग नहीं याद रखते हैं। जिन गानों को याद जुबान पे चढ़ जाते हैं उन गानों के स्टेप्स नृत्य के नहीं याद रहते। तो ये जो एक स्ट्रक्चर है सिनेमा का जिसमें सब जुड़ा हुआ है और हाईलाइट केवल सिनेमा होता है, तो वहाँ आप सिनेमा को नीचे और बाकी कलाओं को ऊपर रखकर समझें, क्योंकि कला सिनेमा से बहुत ऊपर की चीज़ है। सिनेमा क्राफ्टिंग है, शिल्प है और उसका उद्देश्य उसके सरोकार आनंद और इंटेलेक्चुअल बनाना। शिल्पकारी है जैसे लकड़ी को काट छांट के एक कारपेंटर एक टेबल बना देता है। किस स्टाइल की टेबल बनी, छोटी बड़ी या आकर्षक, या उसमें कांच लगा दिया, उसमें फूलदान लगा दिया, थोड़ा सा सनमाइका लगा दिया, तो इस तरह से वो सेल होने के लिए। तो सिनेमा वो शिल्प है। लेकिन सिनेमा ने जो कलाओं को लिया, वो कलाएं हैं जो पॉटर कुम्हार आविर्भूत करता है, वो कलाएं हैं। तो हमेशा कला श्रेष्ठ होती है क्राफ्ट से। सिनेमा कला नहीं क्राफ्ट है, और ऐसा क्राफ्ट है जिसमें कलाएं हैं। तो सही तरीके से एक्सप्लेन करने, समझने और सही तरीके से चीज़ों को प्रस्तुत करने की ज़रूरत है, तब जाके सही सरोकार को पाया जा सकता है, या जो आचार्यों ने जिस उद्देश्य से शास्त्र लिखे उस उद्देश्य को थोड़ा सा पाया जा सकता है। थोड़ा सा अगर बाजार से हम मुक्त रहें तो लाभ भी अधिक होगा। बाजार में बंधे रहने का एक नुकसान है कि हानि होती है। भी पिछले लेक्चर में अनुपम भैया ने ये बात की कि ईरानी फिल्मों का जिक्र किया जो बहुत कम बजट की होती हैं और अपनी पहचान बनाई। तो जहाँ बजट केवल फोकस में रहेगा वहाँ लॉस भी बड़ा होता है। तो थोड़ा थोड़ा हम लोग को फोकस चेंज करके, और आज के टाइम पे जब हर व्यक्ति सिनेमा से जुड़ा हुआ है, तो फिर से अंडरस्टैंडिंग रिफॉर्म की ज़रूरत है, अंडरस्टैंडिंग इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, और सिनेमा को आम जनता एक नई दिशा दे और रीजनल इन्फ्लुएंस सिनेमा को सबक सिखा दे, इसकी भी ज़रूरत है।
क्षेत्रीय वर्चस्व, अपनी वैल्यू खुद करे और वह सिनेमा को एक सबक दे। और अभी एक मैसेंजर पे किसी ने कोरोना पर एक सॉन्ग और कुछ उसमें मूवी टाइप की हरी दृश्य था पलायन करते हुए मजदूरों पर, और शेयर किया था। काफ़ी अच्छा था कि मतलब अब नहीं जाना है। सॉन्ग भी था और कुछ शायद 1-2 डायलॉग भी थे, मुझे एग्जैक्ट नहीं याद है, मैंने उसे देखा था। तो जो छोटे से 15 मिनट 10 मिनट की चीज़ें हैं वो आपको एक बड़ा मैसेज, एक लेसन दे रही हैं। तो बस कमी यहाँ आ जाती है कि उनकी पहुँच उस लेवल पर जन जन तक नहीं है, लेकिन आज के टाइम पे उसमें सफलता मिल रही है। तो हमें लगता है कि जो शिल्प और सरोकार है सिनेमा के, शिल्प में उस शिल्प हमेशा सेकेंडरी होता है कला से, तो कला के को सम्मान और क्षेत्रीयता को वर्चस्व देते हुए जो उसके सरोकार है इंटरटेन के साथ एक व्यापक उद्देश्य भी देना चाहिए। एक और मूवी हमने कौन सी देखी थी, माँ पे थी, सिंपल वही पुरानी स्टोरी कि बेटा बेवकूफ़ बना के माँ को स्टेशन पे छोड़ देता है और वो विदेश चला गया, घर वर बिकवा दिया और वही बातें। लेकिन उसके अंत में जो एक मैसेज था कि एक दूसरी माँ आती है और उसे उस पागल माँ को अपना लेती है और कहती है मेरा बेटा, यही तेरा बेटा है, चल चल चलेंगे बाहर। तो इस तरह से जो एक होता है ना, ये सोसाइटी को एक लेसन दे रहा है कि ये तो बहुत साल से होता आ रहा है, अब क्या होना चाहिए। तो जो होना चाहिए वो सिनेमा हमें सिखाए, और केवल दिखाए नहीं सिखाए, और उसका प्रभाव थोड़ा दिखे। ऐसा ना हो कि केवल हम उस फिल्म का हेयर स्टाइल या ड्रेस कोड ही कॉपी कर रहे हैं। जो ऐसा कुछ कहना चाह रहा है जिसका उद्देश्य आज की ज़रूरत हो, और वह भी दिखे, उसका भी इवैल्यूएशन हो। ऐसा ना हो कि वो ड्रेस पहनकर उस हेयर स्टाइल की डिमांड बढ़ गई, उस ड्रेस की डिमांड बढ़ गई। उसके साथ साथ इस कथ्य से सोसाइटी ने ये इम्प्रूव किया, इस पर भी फोकस हो। और इस तरह से मुझे लग रहा है मैं ज़्यादा ही बकबकाती जा रही हूँ, एंड टाइम थोड़ा सा मुझे देखना होगा, 8 बजने वाले हैं। तो इसमें मुझे लग रहा है कि मैंने जो फोकस किया शिल्प, क्राफ्टिंग, सरोकार, उद्देश्य दोनों को, शिल्प कैसे है, कलाओं के समन्वय से है, थोड़ा सा लाइट एंड साउंड मिल गया, और थोड़ा सा नई टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा उपयोग करते हुए दुकान चल गई, पूरा कांच कांच सजा दो जैसे। जबकि वही लास्ट लेक्चर में भी वही बात हुई, बार बार मैं रिपीट कर रही हूँ कि कम बजट में भी फिल्में बनती हैं, उद्देश्य होना चाहिए और विल पावर होना चाहिए। अभिनय पे फोकस किया, वहाँ बार बार कहा गया है कि अभिनेता अगर अपने नाम से फेमस हो रहा है तो वो गर्हित है, उसके अभिनय में कमी है। वह अभिनय के चरित्र के नाम से फेमस हो, और अभिनय में भी जो वाचिक अभिनय है, आंगिक है, सात्विक और आहार्य है, इन चारों के बहुत सारे प्रभेद हैं, और मैं किसी एक पर अलग अलग से भी बता सकती हूँ। तो आंगिक का जो एक्टिंग होना चाहिए, ऐसा ना हो कि हीरोइन बस खाली बहुत बारीक सूक्ष्म एक्सप्रेशंस आज भी ज़रूरी हैं। वही एक्सप्रेशंस की सूक्ष्मता ही अभिनय में जान डालती है। अभिनय में ही किस तरह से डायलॉग और मुद्राओं और सारी चीज़ों का, नृत्य कलाओं का संयोजन होगा। इसी तरह से मंच की नैतिकता मतलब क्या नहीं दिखाना है, इसका सबसे ज़्यादा ख्याल रखा जाए। किस चीज़ से बचना है, इनडायरेक्ट दिखा देना है, या उसके हार्म को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना के दिखाना है। अगर हम दिखाए, मान लो किसी मूवी में ज़बरदस्ती करते हुए या डकैती डालते हुए या जेब साफ करते हुए, तो उसके हार्म को, उसके नुकसान को इतना ज़्यादा हाईलाइट करके दिखाएं कि जो एक अपरिपक्व अधकचरा मस्तिष्क है वो उसके परिणाम पर फोकस हो। कैसे चोरी कर ली, और बंटी और बबली में कैसे पूरा ताजमहल बेच दिया, इस पर नहीं, तो बल्कि इंटरटेन करते करते लोग भूल जाते हैं कि हमारा उद्देश्य कुछ और है और इंटरटेन एक माध्यम है। तो कम से कम मंच की नैतिकता के आधार पर, नैतिकता बहुत व्यापक टर्म है,
हम अपनी शिल्पकारी और सरोकारों को थोड़ा सा मुखरित रखें और कम से कम मनोविज्ञान को पढ़ लें थोड़ा सा, और अपने से बड़ों का, आदि आचार्यों के कथन का भी अनुपालन करें। ठीक है। तीसरा, सहृदय को और इंटेलेक्चुअल होने की बहुत ज़रूरत है। और एक अगर कोई छोटी सी भी फिल्म आती है, छोटी सी आती है, 10 मिनट की, 20 मिनट की या 25 मिनट की भी आती है, तो उसके लिए कम से कम 2 कमेंटेटर ऐसे होने चाहिए जो कम से कम 10 लोगों को समझा सकें कि भैया इसमें बताया गया है। एक बार फिर से देखो और सोचो जो बताया गया वो समझ पाए कि नहीं। जैसे किसी बहुत अच्छे फंक्शन में लोग खाते चले गए, ये नहीं समझ पाए कि क्या क्या खाया, तो खाते मतलब स्वाद लेते हुए क्या खाया ये भी जानना जरूरी है। तो मतलब सहृदय को ग्रो अप होने की ज़रूरत है। सिने भाषा मतलब प्रेजेंटेशन किस रूप में, क्या ओवरऑल प्रेजेंटेशन। 2.5 से 3 घंटे की मूवी क्या परोस रही है और कैसे परोस रही है। सोच, सूरत और स्वाद तीनों उसमें होना चाहिए। तो जब हम सिने भाषा की बात करेंगे तो उसमें फिर आपका अभिनय समाहित होगा सबसे पहले, क्योंकि अभिनय बहुत ब्रॉड है, वाचिक से लेकर आहार्य तक का। और उसके अलावा जो कलर संयोजन, बैकग्राउंड और साउंड और चीज़ें हैं, सारी चीज़ें उसमें सिने भाषा बन जाती हैं। और वो भाषा क्या सही संप्रेषण कर पा रही है कि नहीं। आपको 1 लाख लोगों ने देख लिया, करोड़ों ने देखा, इतनी इनकम हुई, मूल्यांकन यहाँ से नहीं होता। जो आपने भेजना चाहा वो सही समझ सहृदय तक सही मैसेज पहुँचा अथवा नहीं पहुँचा, तो सहृदय के लिए अच्छा कमेंटेटर की ज़रूरत है। सहृदय को बार बार उसको देखने की ज़रूरत है। तो सिने भाषा को भी थोड़ा सा और व्याख्यायित होना चाहिए, या थोड़ा सा ककहरा के लेवल से समझाना शुरू करे दर्शकों को। और उसके लिए मुझे लगता है सिने भाषा के लिए कमेंटेटर और भाषा को भी इस रूप में प्रस्तुत होना चाहिए कि वो कॉम्प्लेक्स ना रहे, कॉम्प्लेक्सिटी ना रहे। उसी में लाइट भी चकचका रही है, गाना भी और नाच भी। कॉम्प्लेक्सिटी से फ्री होकर जब आप परोसेंगे तो भाषा दर्शकों को आसानी से अवबोध होगी। तो मुझे लग रहा है टाइम बहुत ज़्यादा हो गया। मैंने क्या कहा वो किसी काम का है अथवा नहीं, लेकिन गुरिल्ला सिनेमा टीम को हमने भी गति दी और उम्मीद करते हैं कि हम और भी गति देते रहेंगे। इसके बाद अगर मुझे मौका मिला तो मैं कोशिश करूंगी कि कुछ और किताबें अच्छे से पढ़कर, मेरे पास जो नाट्यशास्त्र की किताब है बेटी ने फेंक दिया, बहुत पुरानी बूढ़ी सी है, फट गई, और बहुत सारी अभिनय दर्पण हैं और भी नाट्य सिद्धांत की हैं। एक मतलब थ्योरेटिकली भी हुआ है झोल। पहले नाट्य स्वतंत्र था और उससे साहित्य को स्पेस मिला, लेकिन बाद में साहित्य के आचार्यों ने अपने ग्रंथ में, खासकर आचार्य विश्वनाथ ने काम किया है, एक चैप्टर नाट्य का डाल दिया। तो उसका बदला जैसे सिने जगत ले रहा है, कलाओं को सिनेमा की वस्तु बताते हुए। कलाओं का अपना मौलिक अस्तित्व है। आप सिनेमा की प्रॉपर्टी नहीं है कलाएं। तो इस तरह से मतलब होता रहता है, लेकिन कोई बात नहीं, टाइम चेंज होता है, ऑडियंस और हमारी इंटेलेक्चुअलिटी डेवलप होती है, हम नए सिरे से समझें और नया लेसन दें, अपनी ज़रूरत के अनुकूल सिने जगत को ऑपरेट करें अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, और क्षेत्रीय वर्चस्व को इतना दृढ़ रखें कि कोई भी हमसे 1000 किलोमीटर 2000 किलोमीटर दूर बैठा हमारी भाषा का एक लोच ले लेता है, एक लहजा भर लेकर अपनी फिल्म को हिट करा देता है। हमारे ही भाइयों से, बहनों से, हमारे अपनों से वो कमाई कर रहा होता है और हमारी छोटी छोटी फिल्मों को लोग नहीं देख रहे होते हैं। तो इस पर भी थोड़ा सा चिंतन मनन करने की आवश्यकता है, और चिंतन मनन, केवल चिंतन मनन नहीं, उसके बाद व्हाट नेक्स्ट, एक्शन, हमें क्या करना चाहिए और वो हम करके दिखाएं। तो इस तरह से प्रैक्टिकल ग्राउंड पे हमें चीज़ों को उतारना होगा, और सिनेमा को बाज़ार में रखकर भी केवल बाज़ार से मुक्त रखना होगा, मात्र बाज़ार से मुक्त रखते हुए उसके सही सरोकार को
पाना होगा। तो इस तरह से चीज़ें हैं, क्राफ्टिंग एंड सरोकार जो भी है पर्पस। तो अभी मैं सभी को बस धन्यवाद कहूँ, क्योंकि उधर बहुत शोर मच रहा है, और बहुत आभार धन्यवाद, क्योंकि मेरे पास तो इतना भी टाइम नहीं होता है, और उसके बाद भी अगर किसी ने मुझे मेरे 1 घंटे निकलवा लिए तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि मेरे लिए है। मेरे मन मस्तिष्क को थोड़ी गति मिल रही है, और उस आधार पर जो है किसने, मैं एक्चुअली मैं ये बोलते समय कमेंट्स नहीं देखती हूँ, तो इन्होंने सहृदय और सिने भाषा कहा। सहृदय की व्याख्या में जो उन्होंने रस निष्पत्ति बताई भरत मुनि ने, विभावानुभाव व्यभिचारी संयोग आदि रस निष्पत्ति, एक्चुअली संस्कृत कोई समझेगा नहीं, इसलिए बहुत ज़्यादा उसे बोलने का औचित्य नहीं लगता। इसी रस सूत्र की व्याख्या जब आचार्यों ने की तो बाद में अभिनव ने या किसने साहित्य दर्पण में भी मिलता है, ये सत्वोद्रेक रस का स्वरूप बताया और सहृदय की परिभाषा बताई, सहृदय कैसा हो। तो वहाँ सहृदय का बहुत अच्छा स्तर बताया गया है। कोई भी पिक्चर देखने ना जाए वहाँ उसके लिए भी वो है। और डायलॉग्स के बारे में भी अभी यहाँ वाचिक अभिनय पर बताए थे कि कैसे प्रसंग पात्र के अनुकूलता का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है। आप अपना चिंतन नहीं बल्कि ऑडियंस या सबको सोचते हुए ऐसा परोसे कि सब आनंदित हों, किसी भी एक वर्ग को बुरा ना लगे। वे ऑफ प्रेजेंटेशन तो मतलब भाषा में वही है कि जब ये भी कहा गया, ये तो फर्स्ट चैप्टर में ही है कि डायलॉग्स ऋग्वेद से लिए गए और संगीत साम से, तो वहाँ भाषा को उसी स्तर पर डाला गया। और केवल भाषा नहीं, भाषा के साथ कंप्लीट एक्सप्रेशंस, क्योंकि केवल जो आर्टिकुलेटेड लैंग्वेज है, जो स्पीच है, वही भाषा नहीं होती है। एक्सप्रेशंस और हाव भाव और मतलब बहुत सूक्ष्म अंग उपांग, और वहाँ मन और आत्मा तक वो जर्नी चली जाती है। तो जब सबको एकाकार करते हुए जब आप एक्सप्रेस करें, अभिनय सिर्फ उतना नहीं है कि शूटिंग हो रही है, सिक्योरिटी घेरी है, बल्कि एक मतलब साधना है, तपस्या है, इस तरह से उसको प्रेजेंट करना पड़ता है। नाट्यशास्त्र ने नटों को मतलब इसमें ये कहा गया है कि भरत मुनि ने अपने 100 पुत्रों के साथ एक्टिंग आरंभ की, और उसमें भी लोग एक्टिंग में फेल होने लगे। फिर नायिकाओं की ज़रूरत पड़ी, सुकेशी, मंजुकेशी, मिश्रकेशी, ये सब आती हैं, और तो उसमें और उसके अलावा एक बड़े लेवल पर लोगों को जोड़ा गया, और लोगों ने नाटक को दिया, कुछ सब देते गए, वो मूल में मुखरित है। तो ये चीज़ें जो है, और जो सिने भाषा 2000 साल की यात्रा के बाद आज इस रूप में प्रस्तुत है, जिसे हम सिर्फ पर्दे पर, बड़े पर्दे की मूवी कह सकते हैं या देखते हैं, तो वो जो दे रही है, एक्चुअली सिने जगत जनता से लेता ज़्यादा है और देता आनंद और कुछ श्रेयस है, लेकिन ये जो परोस रहा है, तो इस पर जो है थोड़ा सा वैपरीत्य हो गया है। उस वैपरीत्य को एकदम उलटना तो संभव नहीं होगा, लेकिन संतुलन लाना होगा। और वो संतुलन कैसे आएगा? सहृदय की जागरूकता से और क्षेत्रीय वर्चस्व से। क्षेत्रीय वर्चस्व एक दिन में नहीं होता, अपनी वैल्यू करके खुद को इस्टेब्लिश करना भी एक यात्रा है, वो करना होगा। इवन 10 रूपकार धनंजय जब 10 वैरायटी बताते हैं, 10 तरह के, जैसे आज मूवी होती हैं, एक अच्छी मूवी, बुरी मूवी और कॉमर्शियल मूवी, बी ग्रेड मूवी, इस तरह से हम समझते हैं। तो इसी आधार पर धनंजय ने 10 बताया है, लेकिन मैंने कहीं नोट किया है 50-60 भेद। तो वो जो ग्रेडिंग होती है वो अपनी ज़रूरत के अनुकूल, और चूँकि सहृदय में भी वेरिएशंस होते हैं, किसी के पास 3 घंटे का समय नहीं होता है, किसी के पास कुछ नहीं होता, तो इस तरह से उनके अनुकूल किस तरह से डिज़ाइन की जाए। जैसे मेरे कुछ मित्र उसमें फिल्म
के किसी स्कूल में पढ़ाई कर रहे थे, तो उन्होंने अपनी बनाई हुई कुछ मूवीज़ भेजी थी छोटी छोटी, उनको वो असाइनमेंट मिला है। तो असाइनमेंट के अकॉर्डिंग जो मूवी बनी, जो एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग बनी, उन सब का उसमें हर मूवी में मैंने उस दिन 10 मूवी देखी थी, क्योंकि 10 स्टूडेंट का वो असाइनमेंट था। और कहाँ पे देखी थी मुझे याद आ रहा है, ये नेहरू मेमोरियल के एक प्रोग्राम में, और वहाँ पे हमने देखा था फर्स्ट ईयर के बच्चों का असाइनमेंट था। वो मूवी 5 मिनट 10 मिनट की ऐसे ऐसे थी, 10 तो ज़्यादा हो गया, 7 मिनट। हर फिल्म में, छोटी सी फिल्म में एक पर्पज़ है, पर्पज़ लेस नहीं। तो सरोकार में मतलब भाषा ये हो, कलाओं का नियम को तो ले लिया सिनेमा ने, भाषा ये हो जो भाषा आपको सही या श्रेयस कथ्य दे रही है, या आप ये समझें कि अंतस को स्पंदित कर रही है, वाइब्रेट कर दे आपको, आपकी इंटेलेक्चुअलिटी को, फीलिंग्स को, हैप्पीनेस को, या बहुत सारी फीलिंग्स जो पब्लिक रो देगी वो भी एक फीलिंग्स है, उसे वाइब्रेट कर दे। जब तक सिनेमा वाइब्रेट ना करे तब तक उसकी भाषा में कहीं ना कहीं खोट है। इसलिए भाषा और विविध कलाओं का नियोजन इस पर जो है, और ये आपको जब भी वर्तमान, चूँकि हमें हिस्टोरिकल एनालिसिस की ज़रूरत क्यों पड़ती है, मैं हिस्ट्री 2000 साल पुरानी हिस्ट्री क्यों सामने लाऊं, जब आपका वर्तमान कंफ्यूज हो तो आपको दिशा इतिहास से ही मिलती है। आपको सही डायरेक्शन में जाने के लिए हिस्ट्री में जाना होगा, वहाँ से आप डिसाइड करेंगे व्हाट नेक्स्ट। तो अभी जब मतलब एक बड़ा बाज़ारवाद है, वो तो खैर अभी ठप है, लेकिन जो कचरा कूड़ा या कुछ अच्छा भी है तो बहुत दबा है, या अच्छा है तो उसे ज़बरदस्ती अच्छा बनाकर परोसा गया है, जो ये सारी चीज़ें आ रही हैं लेयर्ड, ये कैसे सुलझें और सही हों, इसलिए हमको हिस्टोरिकल एनालिसिस में ज़रूर जाना होगा। ठीक है, तो अभी अंदर से रोने की आवाज़ आ रही है और मैं यहीं पे इसे कंप्लीट करती हूँ, क्योंकि ये सब तो ऐसे चैप्टर्स हैं जो अपना समय लेते हैं, एक दिन में नहीं आती चीज़ें। तो और ये भी है कि एक ही दिन में सारा बताने से आत्मसात भी नहीं होता, तो नेक्स्ट टाइम हम कुछ किसी और बिंदु पर और किसी स्पेशल बिंदु पर, चूँकि आज ही 4 बिंदु ले लिए, किसी एक पर लेना। ये पहले दिन उन्होंने, अनुपम भैया ने सूत्र दिया, और आज ये थोड़ा सा भाष्य हुआ। अब भाष्य की व्याख्या होती जाएगी। तो अगले फ्राइडे हम एक नए विषय और नए टॉपिक के साथ, हमारे कोई साथी आएंगे और इस पर हमें जागरूक करेंगे हम लोग, और अवेयर हों, अब खुद भी कुछ करें। इसलिए ऐसी विषयों पर चिंतन की ज़्यादा ज़रूरत है। तो अब थैंक यू, सभी को धन्यवाद, और बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से कभी आएंगे किसी टॉपिक पर तो बात होगी। नमस्कार।